हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए जो 20 क्वेश्चंस की सीरीज डेली चल रही है, तो उसी को ध्यान में रखकर हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। तो बहुत डिटेल में हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और 20 क्वेश्चन का डिस्कशन जो होगा, यह केवल इसके लिए नहीं मान्य है कि आप केवल एसएससी के लिए, आप स्टेट एग्जाम देंगे, पीसीएस का, रेलवे का, यूपी पुलिस का भी चल रहा है, तो सभी जगहों पर ये काम आने वाला है। तो चलिए यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं, वन बाय वन करके क्वेश्चन आपके सामने है। पहला प्रश्न है कि भाई, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल है जहां पर जॉइंट ब्यूरियल खोज के कारण प्रेमियों के शहर के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, लोथल में क्या है कि यहाँ पर संयुक्त समाधि मिली है, मेल और फीमेल का। ठीक है, तो माना जा रहा है कि भाई ये यहाँ पर हो सकता है कि दोनों पेयर में ही दफनाए जाते रहे हों। तो गुजरात में स्थित लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक पोर्ट भी था। आपसे पूछा जाता है कि गोदीबाड़ा या डकयार्ड कौन सा था, तो ये था लोथल। क्लियर। यहाँ पर संयुक्त समाधि यानी पुरुष और महिला को एक साथ दफनाया जाता था। लोथल से चावल की खेती और शतरंज जैसे खेल के शुरुआत के सबूत भी मिलते हैं। तो एक ही साथ देखिए, ये क्या पोर्ट है, चावल की खेती, मतलब यहाँ सबूत मिले हैं, शतरंज के खेल की बात मानी जाती है, और ज्वाइंट ब्यूरियल है मेल और फीमेल दोनों के। क्लियर। तो आपको पता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है, या सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता कहेंगे तो सिंध नदी के सामने उस पास में थी। हड़प्पा कहेंगे तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे, तो हड़प्पा बेसिकली रावी नदी के किनारे था। ठीक है, तो ऐसे करके जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो हम आपसे आगे अभी डिस्कस करते चल रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है कि दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने भारत में तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा प्रणाली शुरू करी थी? तो ये क्या, इनका तो क्या नाम था, मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के कह सकते हो पढ़े लिखे शासक पर सबसे खराब डिसीजन इनके रहे हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो चलिए हम यहाँ पर बात कर लेते हैं। क्लियर। अब यहाँ पर 1 मिनट में थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ। ठीक। तो 1330 में मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्कों का उपयोग करके सांकेतिक टोकन मुद्रा की शुरुआत करी, जिसे जिसका मूल्य चांदी के सिक्कों के समान था। चांदी का सिक्का कौन सा था? टका। हालांकि बड़े पैमाने पर जाली सिक्कों के बनने और सरकारी नियंत्रण में कमी के कारण यह प्रयोग पूरी तरह से फेल हो गया। भाई हर कोई अपने घर के बर्तन काट के ले आ रहा है और बोल रहा है कि हमको चांदी के सिक्के दे दो, तो भाई वो कहां तक पॉसिबल था? फिर इस तरह तो सरकार का खजाना खाली होने लगा। तो ये पूर्व विफल रहा था ये मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड में जो भी डिसीजन थे गलत थे। इन्होंने राजधानी बदल थी, विश्व विजय का अभियान बनाया था, और जहां सूखा पड़ा था वहां टैक्स लगा बढ़ा दिया था। तो इनकी समस्याएं रही है मोहम्मद बिन तुगलक। इन्हीं के काल में इब्न बतूता आता है। कौन आता है? इब्न बतूता आता है। और इब्न बतूता भाई कहाँ रहता था? ये मोरक्को का रहने वाला था। मोरक्को अफ्रीका का देश है, वेस्ट अफ्रीका में। और फिर अगर हम बात करें, इसने सफरनामा या रोहेला नाम की पुस्तक भी लिखी है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिएगा कि किसके काल में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पीरियड पे आया था। अफ्रीका में जो निवासी था, मोरक्को देश का निवासी था। अगला है, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस सौर देवता को संबंधित है और ये ऋग्वेद के किस मंडल में पाया जाता है? ठीक है, तो देखिए पहली बात है, सावित्री जी को यहाँ पर देखिए जो है इनको समर्पित था, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। और गायत्री मंत्र की रचना ऋषि विश्वामित्र ने करी थी। सावित्री यानी सूर्य देवता या सौर देवता को समर्पित है, जिसे ऋग्वेद के तीसरे मंडल में संकलित किया गया है। ऋग्वेद चारों वेदों में से प्राचीन, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, सामवेद में म्यूजिक वगैरह आपको देखने को मिलती है। उम्मीद है कि पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और पूरी कोशिश रहती है कि क्वेश्चन में ज्यादा से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन दी जाए। अगला क्या है भाई, 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। उस समय भारत का वायसराय कौन सा था? तो ये भाई रिपन थे। स्थानीय भाषा में समाचार पत्रों को दबाने के लिए 1870 में 78 में लॉर्ड लिटन के द्वारा वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया। इसके बाद 82 में जो एक सुधारवादी वॉयसराय थे, रिपन के द्वारा निरस्त कर दिया गया, जिन्हें भारतीयों के द्वारा स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। यानी जैसे पंचायत वगैरह हैं, तो ये इनको जनक माना जाता है कि लोकल लेवल पे रूलिंग का जो काम किया था रिपन ने किया था। अगला प्रश्न, अब पॉलिटी से क्वेश्चन देख लेते हैं। पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्यों को नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, यानी पूरा पूछा जा रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो आर्टिकल 44 है। 40 में क्या है, पंचायतों का गठन है। क्या है? पंचायतों का गठन है। क्लियर है भाई? तो जो भी चीज आपसे पूछा जा रहा है, तो अब देखो, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 4 जो है वो उसमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है।
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक दिया है। इसमें मेजर कुछ इंपॉर्टेंट है। अब जैसे 48 है, 50 है, 50 में जैसे आप देखते हो कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से अलग करने की बात करी गई, ठीक है। 48 में जानवरों की वध और इन सबसे संबंधित है। 48 ए में क्या है भाई, 48 में इन्वायरमेंट के लिए बात करी जा रही है, क्लियर है। 39 ए में क्या है, निशुल्क सहायता है ना। जो जो लोग किन्हीं के कोई केस हुआ है तो उनको क्या होगा, निशुल्क विधिक सहायता दी जाएगी। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने पूरा पढ़ा रखा है, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज। तो आप जाकर हमारा वीडियो वो देख सकते हैं। अगला है, पूछा गया भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश से लिया गया, रेजिडुअरी पावर जिसको कहते हैं। देखो रेजिडुअरी पावर सेंट्रल लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में नहीं होती, ऐसे लिस्ट जो बच गए हैं तो वो किसके पास चले जाते हैं, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। तो भारत में ये कहां से प्रेरित है, कनाडा से, क्योंकि हमारा जो फेडरल सिस्टम है, संघीय व्यवस्था है, वो कहां से लिया गया है, कनाडा से ही लिया गया है। पार्लियामेंट्री सिस्टम कहां से लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया गया है यूके से या ब्रिटेन से। उसके बाद अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करें, जुडिशरी की बात करें, तो ये लिया गया है आपका यूएसए से लिया गया है। इससे पहले भी मैंने जो सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया है आप जाकर उसको देखें। जैसे ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, कंकरेंट लिस्ट लिया हुआ है। जर्मनी के वाइमर सिद्धांत से आपको आपातकाल की पता चल जाएगा, है ना। फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से मिल जाएंगी, ये मिल जाएंगे आपको, और यूएसएसआर से ली गई थी। डीपीएसपी की जो बात हो रही थी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये कहां से ली गई भाई, ये आपको ली गई है आयरलैंड से ली गई है, ठीक है। तो मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। तो भारत में यहां पर देखिए, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। भारत में कनाडा से प्रेरित एक मजबूत केंद्र सरकार की व्यवस्था है। अवशिष्ट शक्तियां जो वे संघ और राज्य समवर्ती किसी में शामिल नहीं है, आर्टिकल 248 के तहत ये केंद्रीय उसमें शामिल है, केंद्रीय संसद में निहित है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। एक ही क्वेश्चन में जब आप ऐसे सीखते रहोगे तो निश्चित है कि आपकी तैयारी बढ़िया होगी। आगे बात कर लेते हैं भाई, हु इज द एक्स ऑफिसर चेयरमैन ऑफ जोनल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो देखो भैया, केंद्रीय गृह मंत्री जो होते हैं वो जोनल काउंसिल के ये पदेन अध्यक्ष होंगे, यानी जो गृह मंत्री बनेगा वो जोनल काउंसिल को हेड करेगा। तो क्षेत्रीय परिषदें 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के स्थापित वैधानिक निकाय है। केंद्रीय गृह मंत्री और सभी पांचों क्षेत्रीय परिषदों के जो, जैसे ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है और सेंट्रल है, तो इस तरीके से आपकी पांच जो क्षेत्रीय परिषदें हैं उनकी बात हो रही है, उनको हेड कौन करते हैं, चेयरमैन गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। अगला बात है, कौन सा राज्य भारतीय बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है, तो देखिए इसके साथ पश्चिम बंगाल बनाता है। टोटल 4096.7 किलोमीटर की है, जिसमें से 2217 किलोमीटर की केवल बंगाल के साथ लगती है, यानी वेस्ट बंगाल। तो अब मैं बता देता हूँ, बांग्लादेश के साथ देखो वेस्ट बंगाल बाउंड्री बनाता है, आसाम बनाता है, इसके साथ और कौन बनाएगा भाई, मेघालय बनाएगा, और कौन बनाएगा, त्रिपुरा बनाएगा, और कौन बनाएगा, मिजोरम बनाएगा, ठीक है, मिजोरम। जिसमें से त्रिपुरा तीन साइड से किससे घिरा है, बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो मैंने आपको बता दी सारी बातें, आप इसको यहां से तैयार कर लीजिए। अगला है, सैडल पीक विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। ये कहां पर है, तो देखो भाई, यहां पर ये आइलैंड है, ये ये मतलब अंडमान है, ठीक है, ये अंडमान है। इसके बाद निकोबार है। तो देखो ये तो कोको चैनल, ये कोको आइलैंड है, ये म्यांमार के पास में है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, लिटिल अंडमान। नॉर्थ अंडमान पे सैडल पीक, या इसी को हम पल्यान कहते हैं, ये है, ठीक। ग्रेट निकोबार पर आपको यहाँ पर जो है, आपको इंदिरा पॉइंट, जो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया है, जिसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, वो देखने को मिलता है। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल देखने को मिलता है। इतनी सारी बातें आपको बता दिया है। और अंडमान निकोबार की नई कैपिटल क्या है, श्री विजयापुरम है। हालांकि 1 साल हो गया चेंज हुए, नई इसलिए मैंने बोला जिससे कि जिनको भी अगर लग रहा हो कि अभी भी पोर्ट ब्लेयर है, तो वो नहीं है। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। अगला प्रश्न है, 10वें पे बात करते हैं। कौन सा पर्वतीय दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। देखो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता होता है उसको हम इस तरह दर्रे से रिप्रेजेंट करते हैं मैप पे। तो यहाँ पर जो जोजिला दर्रा है वो श्रीनगर को किससे जोड़ता है, लेह को जोड़ता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला दर्रा सिक्किम में है, और लिपुलेख दर्रा कहाँ है, उत्तराखंड में है। एक इसी तरह है, बोमडिला दर्रा मिलता है, बोमडिला, ये अरुणाचल प्रदेश में मिलता है। तुजू पास जो मिलेगा वो मिजोरम में मिलेगा, कहाँ मिलेगा, मिजोरम में। माना, नीति, है ना, और लिपुलेख, ये सब कहाँ मिलता है, ये आपको मिलता है उत्तराखंड में।
हिमाचल प्रदेश में सिपकिला के अलावा रोहतांग दर्रा भी मिलता है। क्या है? रोहतांग दर्रा मिलता है। बाकी बुर्जिल पास और ये जो जिला है, बनिहाल पास है ना, क्या नाम है आपका, काराकोरम, ये सब जम्मू कश्मीर और लद्दाख में देखने को मिलते हैं। इतनी बात आपको बताइए। एक ही में देखिए 6-7 अभी जो कुछ मतलब मैंने पासेस बताए हैं। आरओ परीक्षा रही हो, पीसीएस की परीक्षा रही हो, स्टेट एग्जाम के अलावा आपका रेलवे, एसएससी, सभी जगहों पर पूछा गया है। अब आते हैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पार्ट देखते हैं। कौन सा कर्व किसी अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की दर और मुद्रास्फीति के बीच में इनवर्स रिलेशन दिखाता है? तो ये फिलिप्स वर्क होता है, वक्र होता है मतलब। तो डब्ल्यू सी फिलिप्स ने बताया कि आर्थिक विकास के साथ मुद्रास्फीति आती है। जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो इन्फ्लेशन भी आएगी, जिसके परिणाम स्वरूप रोजगार बढ़ते हैं और बेरोजगारी कम होती है। ठीक है। लॉरेंज वक्र आय की असमानता को मापता है। लाफर वक्र कर की दर को राजस्व से जोड़ता है। तो मैंने तीनों यहां पर बताया, बस इसको याद कर लीजिए क्योंकि इकोनॉमिक्स का पार्ट है। तो उसमें आपके वनडे एग्जाम में बस इतना पूछते हैं जो हमने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। अगला देखिए क्या क्वेश्चन है। एमएसएमई, तो इसमें क्या है, माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस है। किस मानदंड के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है उनके प्लांट मशीनरी और एनुअल टर्नओवर के हिसाब से, कर्मचारियों की संख्या और इन सबसे नहीं करते हैं। अगर 1 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो उसको हम एमएसएमई मानते हैं। इसके बियॉन्ड जाएगा तो उसको हम अलग कैटेगरी में डाल देते हैं। अगला है, साइंस के क्वेश्चन आते हैं भाई। कह रहे सेल ऑर्गन कोशिकीय श्वसन के लिए जिम्मेदार है। कौन सा जो सेल ऑर्गन है जो सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए है और इसे पावर हाउस कहते हैं? तो पावर हाउस किसको कहते हैं? बचपन से पढ़ते आए हो। माइट्रोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द हम सेल मानते हैं यहाँ पर। क्लियर। और आपको बता देते हैं साथ में, माइट्रोकॉन्ड्रिया एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के रूप में रासायनिक ऊर्जा उत्पादन करते हैं। लाइसोसोम को हम सुसाइडल बैग कहते हैं और राइबोसोम को प्रोटीन कह सकते हो सिंथेसिस के लिए जानते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस बोला है मैंने, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कह रहे हैं व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर यूज एक्सटेंसिवली इन मॉडर्न कम्युनिकेशन। आजकल जो है वो ऑप्टिकल फाइबर यूज कर रहे हैं तो इसमें होता है टीआईआर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्लियर। ये अगर है तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे ये काम कर रहा है। तो ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक के धागे के माध्यम से जो लाइट वेव होती है उसमें डेटा जाता है। जब प्रकाश का कोर और क्लैडिंग के बीच सीमा का क्रिटिकल एंगल अधिक कोण पर टकराता है तो इसे टीआईआर होता है और प्रकाश कोर के अंदर ही आगे, जैसे हमने बताया, बढ़ता रहता है। जैसे जो आपको दिखता है, क्या नाम है, जैसे आप दूरबीन उसमें देखते हो ना ग्लास में, तो उस तरीके में भी यही टीआईआर या ऑप्टिकल फाइबर है। आजकल जो है उसमें टीआईआर का ही प्रयोग हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस विटामिन की कमी से क्या रक्ताल्पता होती है, यानी परनीसियस एनीमिया जिसको बात करते हैं, क्योंकि शरीर की आंतरिक कारक के बिना इसे अवशोषित करने में असमर्थ होता है, तो इसको बोलते हैं बी 12। साइनोकोबाल्मिन, मैंने अगर आप हमारा सेट नंबर 4 जब देखेंगे तो सेट नंबर 4 में मैंने ये पूरी बात, या 5 में आपको मैंने समझा रखा है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिए। यानी जो घातक रक्ताल्पता है, ये विटामिन बी 12 की कमी के कारण शरीर पर्याप्त आरबीसी नहीं बना पाता है, जिससे पेट मतलब इसका अक्सर पेट में आंतरिक कारक न बनने के कारण बी 12 का अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। यानी फिर साइनोकोबाल्मिन वगैरह, बी 12 वगैरह चाहिए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 16 नंबर का। कह रहे ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है जो मानव गतिविधियों के द्वारा उत्सर्जित करी जाती है? वन एंड ओनली CO2। देखो क्या करता है, अर्थ है, अर्थ के चारों ओर CO2 है। ठीक। यहां पर सन है, सन से लाइट आई शॉर्ट वेव में, इसको पार करके वापस जाएगी लॉन्ग वेव में, लेकिन चूंकि CO2 इसको रोक लेती है तो हमारा ग्लोब वार्म हो जाता है। किसकी वजह? CO2 की वजह से। इसीलिए इसको कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अगर हम पेड़ लगा दें तो ये CO2 फोटोसिंथेसिस के दौरान इसका प्रयोग कर लेंगे। आपने सुना होगा CO2 प्लस वाटर क्या बना लेते हैं? ग्लूकोज, जिसमें C6H12O6। क्लियर। और ऑक्सीजन रिलीज हो जाती है। तो ये जब CO2 हट जाएगी तो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन क्या होगा? वापस चला जाएगा, तो धरती गर्म नहीं होगी। ये चीज है ना। चलिए आगे बात करते हैं। कह रहे हैं कि वैश्विक भू राजनीति यानी ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में 25वें शिखर सम्मेलन अपनाया गया तियानजिन घोषणा पत्र किस संगठन का है? तो संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका वीडियो आपको शाम तक मिलेगा और इसको हम शाम तक अपलोड करेंगे, क्योंकि इस पे भी मैंने इस पे लेक्चर रिकॉर्ड है, तो वो आपको एससीओ के मेंबर क्या है, क्या उद्देश्य है, कौन कौन से कंट्री इसमें शामिल है और लेटेस्ट अपडेट क्या है, आई विल एक्सप्लेन एवरी एस्पेक्ट अबाउट द एससीओ। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं।
ऑस्ट्रेलियन ओपन टेस्ट, सॉरी नॉट टेस्ट, टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता? देखो चार होते हैं। एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर विंबलडन होता है, ठीक है, और फिर यूएस ओपन होता है। तो जनवरी फरवरी में ये, मार्च अप्रैल या अप्रैल मई में ये, जुलाई अगस्त में ये हो जाएगा, और अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आपका यूएस ओपन होता है। साल में चार बार, मतलब चार ग्रैंड स्लैम बड़े मेजर खेले जाते हैं। तो इटली के जो टेनिस खिलाड़ी हैं जेनिक सिनर, 2026 की शुरुआत मैंने बोला ना जनवरी फरवरी में, ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल चैंपियनशिप खिताब जीतकर अपनी स्थिति मजबूत करी है। अगला कह रहे हैं क्रूड स्टील में भारत का क्या स्थान है? तो दूसरा है। ये करंट से रिलेटेड है भाई। करंट से रिलेटेड जो भी मिनरल डेटा होगा वो हम आपको बीच बीच में लाते रहेंगे, आप उसको भी देखिए, और यहां पर जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्लियर? अब ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। भारत की महत्वाकांक्षी जो अंतर महाद्वीपीय स्थानांतरण पहल, यानी इंटरकॉन्टिनेंटल जो ट्रांसलोकेशन इनिशिएटिव है, प्रोजेक्ट चीता के तहत अफ्रीका से लाए गए चीतों को कहाँ रखा गया था? ये पुराना है। ये कूनो नेशनल पार्क में रखा गया था। कूनो नेशनल पार्क कहाँ मिलेगा देखने को? एमपी में। जिम कार्बेट उत्तराखंड में। गिर कहाँ मिलेगा? गुजरात में। रणथंभौर कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। जैसे हमने कल बताया था, मतलब कल से मतलब इससे पहले वाले में, काजीरंगा सिंगल हॉर्न राइनो के लिए, एक सिंग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है, असम में है। कहाँ है? असम में है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए, इन्हीं में से आपके क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे और आप पूरा कर भी लोगे। ठीक है? तो उम्मीद है भाई समझ में आया होगा। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़े, जीके भाई ब्रजेश सर, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, और क्या कहते हैं, जो भी करंट इश्यूज होते हैं वो हम वहां पर भेज देते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, जीके बाय ब्रजेश, ठीक है? आपको मिल जाएगा, या जो लोग वीडियो देख रहे हैं आप बस सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन पे ऑल कर लें, जिससे कि जितनी भी क्लासेस आ रही हैं पॉलिटी ज्योग्राफी एसएससी के लिए, या फिर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, या कह सकते हो इंस्टीट्यूशन सही शब्द होगा, जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स पे वीडियो बनाया है अभी, यूनाइटेड नेशन, एससीओ, जी7, सभी पे वीडियो आपको मिलने वाले हैं। ठीक है? चलिए मिलते हैं अपने नए वीडियो में, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। क्लियर? और कोई इंफॉर्मेशन होगी मैं बिल्कुल आपके सामने अपडेट के साथ लाऊंगा। और जो लोग अभी तक पुराने वीडियो नहीं देखे, प्लेलिस्ट बनी हुई है ज्योग्राफी की, कंप्लीट ज्योग्राफी रिवीजन 2026, पॉलिटी कंप्लीट पॉलिटी रिवीजन, फिर करंट अफेयर और जीके जीएस, एसएससी सीजीएल। बट ये एसएससी सीजीएल के अलावा भी और एग्जाम में काम आएगी, इसी तरह की चीजें हम डिस्कस करते रहेंगे। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।